प्यार जब अपनी सीमा पार कर जाता है, तब उसे रोक पाना शायद ईश्वर के लिए भी असंभव हो जाता है। कुछ लोग जीवन रहते अपने प्रेम की कहानी पूरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका प्यार मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। ये कहानी ऐसे ही एक प्रेम की है, जो मरने के बाद भी बार बार लौट आता है, सिर्फ अपने प्यार के लिए। सचिन नाम का एक लड़का एक ऐसी लड़की से प्रेम कर बैठता है, जिसके भीतर एक चुड़ैल का वास हो चुका था। उस लड़की का नाम टीना था। टीना पर आरोप था कि उसने गांव के कई लोगों के साथ साथ अपनी ही मां को भी बीमार कर दिया था। जब उस पर चुड़ैल पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई, तभी वह किसी तरह वहां से भाग निकली। सचिन ने उसे बचाया और अपने साथ ले गया। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीना का भाई रुपेश उसे जबरन अपने साथ ले गया और तांत्रिक की मदद से उसके शरीर से चुड़ैल को निकाल दिया। जब यह बात सचिन को पता चली, तो वह पूरी तरह टूट गया। टीना अब सचिन को पहचानती तक नहीं थी और उसकी शादी किसी और से तय कर दी गई थी। उधर वह चुड़ैल तांत्रिक के पास से भाग निकली और नंदिनी नाम की एक लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई। नंदिनी किसी तरह सचिन तक पहुंच गई और खुद को उसकी पत्नी समझने लगी। वह पूरी तरह इस भ्रम में जी रही थी कि वह सचिन की ही जीवन संगिनी है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चुड़ैल का वहम है, या सचिन का अधूरा प्यार फिर से किसी नए रूप में लौट आया है। आगे क्या होगा, यही इस कहानी की असली शुरुआत है। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है, तो उसे जरूर देख लीजिए, ताकि आपको इस कहानी की पूरी कड़ी, किरदारों के रिश्ते और आगे होने वाली घटनाओं को सही तरीके से समझने में कोई परेशानी न हो। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। सचिन अपने आप को खुश रहा था कि उसने उस दिन क्यों एक ऐसी लड़की की मदद की जो उसके लिए मुसीबत बन गई। टीना और उसका परिवार तो उस मुसीबत से बच गया, लेकिन सचिन के गले में वह मुसीबत ऐसे अटक गई थी जैसे मछली के गले में हड्डी। उसे अब बाहर निकलने को भी डर लग रहा था और वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। वह 4 दिन से ऑफिस भी नहीं गया था और अपने घर पर ही था। घर पर बैठकर आराम से वह नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहा था कि तभी डोरबेल बजी। सचिन का कोई भी दोस्त मुंबई में नहीं रहता था और जो उसके साथ काम करते थे, वह इतनी नजदीक नहीं थे कि वह उसके घर पर कभी आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसके वहां कौन आ सकता है, इसलिए उसने अपनी जगह से उठे बिना ही अंदर से पूछा, कौन है? उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक तो पहले ही वह उस आत्मा से परेशान था और अचानक दरवाजे की घंटी सुनकर उसकी हालत और खराब हो गई थी। अगले ही पल उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, एक आत्मा भला डोरबेल बजाकर अंदर क्यों आएगी? हो सकता है कि कोई और हो। वह अपनी जगह से उठा और उसने दरवाजा थोड़ा ही खोला तो उसके सामने एक लड़की का हाथ दिखाई दिया। सचिन यहां किसी भी लड़की को नहीं जानता था, इसलिए उसने दरवाजा थोड़ा और खोला तो उस लड़की ने दरवाजा पूरा ही खोल दिया और झटके से अंदर आ गई। अरे, यह क्या बदतमीजी है! जब वह लड़की फ्लैट के अंदर आई, तब सचिन ने देखा कि यह वही लड़की थी जिससे उसकी मुलाकात लिफ्ट में हुई थी। तुम यहां कैसे आई और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां रहता हूं? तुम्हारे ऑफिस से पता चला और मैं यहां तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आई हूं। तुम 4 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आए? नंदिनी आराम से सोफे के ऊपर बैठ गई और उसने टीवी की तरफ देखकर कहा, तुम रोमांटिक ड्रामा क्यों देख रहे हो? मुझे तो हॉरर पसंद है। वैसे हॉरर मूवी में तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? सचिन बाजू वाले सोफे में बैठा और उसने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, मुझे हॉरर मूवी पसंद ही नहीं है। और तुम यहां आई क्यों? ये क्या बात हुई? घर आए मेहमान के साथ ऐसी बात करता है कोई? ना चाय ना कॉफी, सीधा आई क्यों? लगता है मुझे ही जाकर चाय बनानी पड़ेगी। इतना कहकर नंदिनी किचन में चली गई और सारी चीजें अरेंज करके खुद ही चाय बनाने लगी। सचिन उसे वहां से जाने के लिए भी नहीं कह पा रहा था और उसका यहां रुकना उसे परेशान कर रहा था। तभी फिर से घर की डोरबेल बजी और सचिन तुरंत दरवाजे के पास गया और उसने धीरे से पूछा, कौन है? मैं तुम्हारा मकान मालिक हूं, दरवाजा खोलो। आवाज सुनते ही सचिन ने दरवाजा खोल दिया। एक 55 साल का मोटा और गांजा इंसान घर के अंदर आया। उसने घर के अंदर आते ही पूरे घर को इस तरह से देखा
जैसे कि उसकी आंखों में स्कैनिंग मशीन लगी हो। मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक लड़की है। कहाँ है वह? अरे भवन जी, वह कोई लड़की नहीं है। मेरा मतलब है कि वह लड़की है, लेकिन वह सिर्फ मेरी कॉलीग है और वह यह देखने के लिए आई है कि मैं ऑफिस क्यों नहीं गया। तभी नंदिनी हाथ में 2 कप चाय लेकर किचन से बाहर आई और उसने उस मकान मालिक की तरफ देखकर कहा, अरे अंकल जी, चिंता मत करो, मैं अभी चली जाऊंगी। मैं तो सिर्फ सचिन का हालचाल देखने आई थी। सचिन का मकान मालिक भवन नंदिनी को ध्यान से देखने लगा। उसकी नजर नंदिनी के सीने पर जाकर अटक गई। सचिन अपने मकान मालिक की नजर अच्छे से पहचानता था। वह उसके और नंदिनी के बीच में आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, भवन जी, आप चिंता मत करो, वह चली जाएगी, आप जाकर आराम करो। भवन ने जाते हुए भी एक बार नंदिनी की तरफ देखा और वहां से चला गया। उसके वहां से चले जाने के बाद सचिन ने दरवाजा बंद किया और नंदिनी से कहा, सॉरी नंदिनी, लेकिन यहां पर लड़कियों का आना मना है। लेकिन यह कोई लड़कों का हॉस्टल थोड़ी है जहां पर लड़कियों का आना मना होगा। नंदिनी ने 1 कप चाय सचिन को दी और अपनी चाय लेकर सोफे पर आराम से बैठ गई। सचिन भी सोफे पर बैठा और उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह कोई हॉस्टल नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ नियम हैं। मैं यहां पर आते समय सिंगल लिखवाया था, इसलिए यहां पर कोई लड़की तो कम से कम नहीं आ सकती। सचिन ने अभी इतना कहा ही था कि फिर से उसके फ्लैट की डोरबेल बजी। सचिन ने अपना सर पकड़ा और कहा, आज बार बार मेरे फ्लैट की डोरबेल क्यों बज रही है? अब तो मुझे इस आवाज से भी इरिटेशन हो रही है। उसने जाकर दरवाजा खोला तो एक लड़की कमरे के अंदर आ गई। वह लड़की, जिसका नाम आकृति था, वह सचिन के सामने वाले फ्लैट में रहती थी। आकृति सचिन के साथ बात करने लगी और उसे इस तरह से बात करता हुआ देखकर नंदिनी को उस पर गुस्सा आ रहा था। सचिन, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, मैं अपने लिए खाना बना सकता हूं। नंदिनी चुपचाप बैठकर देख रही थी कि किस तरह से आकृति सचिन को जबरदस्ती उसका लाया हुआ खाना दे रही थी। जब आकृति नहीं मानी, तब नंदिनी अपनी जगह से उठी और उसने आकृति के हाथ से टिफिन लिया और उसे नीचे फर्श पर फेंक दिया। माफ करना, अब तो सचिन खाना नहीं खा सकता। तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए बना दूंगी। नंदिनी ने यह सब इतना जल्दी किया था कि सचिन और आकृति दोनों में से कोई कुछ समझ नहीं पाया और वह दोनों कभी नंदिनी को देख रहे थे तो कभी नीचे गिरे हुए खाने को। नंदिनी, यह सब। सचिन अपनी बात पूरी करता उसके पहले ही नंदिनी ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया था। सचिन कुछ समझे उसके पहले ही नंदिनी ने उसे किस करना शुरू कर दिया था। दोनों के होंठ आपस में मिले हुए थे और सचिन इतना मदहोश हो गया था कि उसने नंदिनी को रोका भी नहीं और उसके होंठों में इस तरह से खो गया कि उसे किसी का होश नहीं था। आकृति, जो शायद सचिन को पसंद करने लगी थी, वह चुपचाप वहां से चली गई और उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। सचिन ने नंदिनी को अपनी गोद में उठाया और वहीं पर सोफे के ऊपर लिटा दिया। वह इस वक्त नंदिनी के ऊपर था और लगातार उसकी जुबान के साथ खेल रहा था। नंदिनी ने सचिन के शर्ट के बटन खोल दिए और अपने हाथ उसके सीने पर फेरने लगी। सचिन ने नंदिनी की शर्ट उतारकर नीचे जमीन पर फेंक दी और उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख दिया। सचिन! नंदिनी की आवाज ने सचिन को और भी गर्म कर दिया था। उसने नंदिनी की पेंट के हुक को खोलना शुरू किया ही था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक दरवाजे की आवाज से सचिन होश में आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि वह अभी अभी नींद से उठ गया हो। उसने नंदिनी की तरफ देखा तो नंदिनी के कमर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका नग्न शरीर उसकी आंखों के सामने था। उसे सिर्फ इतना याद था कि नंदिनी ने आकृति के खाने का डब्बा नीचे फेंक दिया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। नंदिनी भी अपने कपड़े उठाकर बेडरूम में चली गई थी। सचिन ने देखा कि आकृति ने जाते वक्त दरवाजा बंद कर तो दिया था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता था और इस वक्त शायद कोई दरवाजे के बाहर खड़ा था जिसने यह सब देखा और उसने वापस दरवाजा बंद करके नॉक किया था। कौन है? अरे भाई, मैं रुपेश हूं। अगर तुम लोगों का हो गया हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके फ्लैट में इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। उसने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, सॉरी रुपेश, प्लीज अंदर आ जाओ। नंदिनी ने कमरे में जाकर अपने कपड़े पहन लिए थे और वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि काफी समय के बाद उन दोनों को एक होने का मौका मिला था, लेकिन किसी के आ जाने से वह अधूरा रह गया था।
उसने हल्के से बाहर देखा तो वह रुपेश को देखकर हैरान हो गई। क्या इसने सचिन को सब कुछ बता दिया है? शायद इसी वजह से सचिन ने मेरे बारे में कोई पूछताछ नहीं की है। उसे पहले जो गलती हो गई थी अब वह उसे दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ी रही और यह देखने लगी कि रुपेश वहां पर क्यों आया है। मुझे तो लगा था तुम्हें मूव ऑन करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन देखो तुम तो बहुत तेज हो। चलो, अच्छी बात है कि तुम आगे बढ़ गए हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि रुपेश को उसकी मदद क्यों चाहिए, और वह यह भी नहीं चाहता था कि नंदिनी को सब कुछ पता चले। अगर सचिन के साथ जो हुआ उसकी खबर किसी को लग गई तो पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। रुपेश, मैं तुम्हारी क्या? टीना के अंदर जो आत्मा थी वह आजाद हो गई है। सचिन को तो यह सब कुछ पहले से पता था, इसलिए उसने कहा, जानता हूं, प्रकाश ने मुझे उसके बारे में बताया था, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। प्रकाश को खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ हूं, इसलिए वह उसे भी नहीं बता पाया। सचिन को लग रहा था कि वह सुरक्षित है, लेकिन जो वह सुनने वाला था वह उसके लिए भयानक था। रुपेश ने सचिन को अपने पास बिठाया और समझाने वाले लहजे में कहा, सचिन, तुम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने थे जिसमें वह तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकती है। तांत्रिक बाबा का तो कहना था कि शायद वह तुम्हारे पास पहुंच गई होगी। चलो, ये अच्छी बात है कि वह यहां तक नहीं आ पाई है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सचिन ने उसका असली रूप तो नहीं देखा था, लेकिन वह यह समझ सकता था कि वह बहुत भयानक होगी। सचिन ने इसके बारे में सोचा, लेकिन उसके पास बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? यहां तो तुम मेरी मदद कर रहे हो ना। ये सारी बातें तुम खुद तांत्रिक बाबा के साथ करोगे तो अच्छा होगा। सचिन रुपेश के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले वह नंदिनी से माफी मांगना चाहता था, इसलिए वह कमरे के अंदर गया जहां पर नंदिनी कपड़े पहनने के लिए गई थी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसका बेडरूम खाली था। वहां पर नंदिनी नहीं थी। उसने बाथरूम में जाकर देखा और पूरे बेडरूम में देखा, लेकिन कहीं पर भी नंदिनी नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक वह कहां चली गई, जबकि बेडरूम से बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। सचिन, जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। सचिन ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और अपने साथ कुछ कपड़े लिए और रुपेश के साथ निकल गया। नंदिनी खाली सड़क पर आगे बढ़ रही थी। वह बहुत गुस्से में थी और उसे खुद नहीं पता था कि वह कहां जा रही थी। अकेले अकेले कहां जा रहे हो? हमेशा चले लो जहां जा रहे हो। गाड़ी में दो लड़के गाना गाते हुए नंदिनी के पीछे पीछे चलने लगे। नंदिनी पहले ही गुस्से में थी और इन दोनों लड़कों की वजह से और भी गुस्सा हो गई। उसने पीछे पलटकर देखा और अपने हाथों को लंबा करके दोनों लड़कों को एक साथ चलती बाइक से उठा लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि दोनों लड़के संभल नहीं पाए थे और ऊपर से रास्ता सुनसान था। वहां उनकी दुर्दशा देखने वाला कोई भी नहीं था। तू मेरे साथ जाना चाहता है तो फिर चल मेरे साथ जहन्नुम में। यह कहते हुए नंदिनी ने अपने नुकीले दांत दोनों की गर्दन में घुसा दिए और दोनों को ही खत्म कर दिया। उसने उन दोनों को खिलौने की तरह उछालकर दूर फेंक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे मेरे सचिन से कोई दूर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सचिन इन सब बातों से अनजान रुपेश के साथ उसके घर पर पहुंचा, जहां पर एक कमरे में तांत्रिक बाबा अपने दो साथियों के साथ बैठे हुए थे। सचिन ने देखा कि सोफे पर ईशानी बैठी हुई थी, जो उसे अनजान नजरों से देख रही थी। सचिन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और रुपेश के साथ कमरे के अंदर चला गया। बाबा, यह सचिन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। रुपेश ने सचिन को नमस्ते करने का इशारा किया, इसलिए सचिन ने दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए कहा, क्या आपने ही उस लड़की की आत्मा को बंदी बनाया था? फिर वह भाग कैसे गई? सचिन की आवाज सुनकर तांत्रिक बाबा, जो अब तक आंखें बंद करके बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और सचिन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाग गई है तो क्या हुआ, मैं उसे वापस पकड़ लूंगा। अब तो तुम भी हमारे पास हो। सचिन को कुछ समझ नहीं आया कि तभी उसे अपने सिर पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसने पीछे पलटकर देखा तो रुपेश ने उसके सिर पर डंडा मारकर उसे घायल कर दिया था। सचिन की आंखें बंद हो गईं और वह वहीं नीचे गिर गया। भैया, आपने इस लड़के को मारा क्यों? जब रुपेश ने सचिन के सिर पर वार किया था, उस समय उसके मुंह से चीख निकली थी और यही सुनकर ईशानी अंदर आ गई थी। ईशानी, तुम जाओ यहां से, यह सब कुछ तुम्हारे काम का नहीं है।
ईशानी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वहां पर सब कुछ डरावना था। ईशानी को वहां पर डर लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। वहां से चली तो गई थी, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसका भाई कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, और सचिन इन सब में फंस चुका है। सचिन की जब आंख खुली तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके आसपास लाल घेरा बनाया गया था। उसके सामने एक हवन कुंड जल रहा था और उसके पास वह तांत्रिक और उसके 2 साथी बैठे हुए थे। वह किसी जंगल जैसी जगह पर थे और रुपेश वहां कहीं पर भी नहीं था। तुम लोगों ने मुझे यहां पर क्यों बांध कर रखा है? छोड़ो मुझे। सचिन ने अपने हाथों को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे बड़ी ही मजबूती के साथ बांधा गया था। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, इस वजह से वह ठीक से हिल तक नहीं पा रहा था। सचिन ने देखा कि तांत्रिक और उसके दोनों साथी उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वे बस अपने काम में व्यस्त थे। मैंने कहा, मुझे यहां से जाने दो। तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम हमारा चारा हो। तांत्रिक के 2 साथियों में से एक ने सचिन की तरफ देखकर कहा। सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहां पर क्यों लाया गया है। उसे खुद नहीं पता था कि वह कितने समय से वहां पर था। चारों तरफ अंधेरा था और जंगल के अंदर से जानवरों की आवाज भी आ रही थी। सचिन को नहीं पता था कि मुंबई के अंदर इतना बड़ा जंगल भी हो सकता है और वहां पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं। उसे बांधकर जमीन पर ही रखा गया था, जहां से वह हिल तक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ तीनों तांत्रिक मंत्र बोलते हुए आग में आहुति डाल रहे थे। दूसरी तरफ रुपेश और ईशानी टैक्सी में बैठकर जा रहे थे। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि रुपेश उसे इतनी जल्दी में यहां से लेकर क्यों जा रहा है, और उसने इसका जवाब मांगने के लिए 2-3 बार पूछा भी था, लेकिन रुपेश ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। रात हो गई थी और 1-2 गाड़ियां ही रास्ते में दिखाई दे रही थीं। वे लोग दिन में ही मुंबई से बाहर जाने वाले थे, लेकिन पैकिंग करने में उन लोगों को रात हो गई थी। उनकी टैक्सी मुंबई से बाहर की तरफ जा रही थी कि तभी उनकी टैक्सी अचानक से रुक गई। अरे भैया, आपने टैक्सी रोक क्यों दी? ड्राइवर ने टैक्सी को चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हो रही थी, इसलिए उसने पीछे पलटकर कहा, बस 2 मिनट में देखता हूं। रुपेश घबराया हुआ था। तांत्रिक बाबा ने उसे जल्दी से जल्दी जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि ईशानी के अंदर जिस चुड़ैल का वास था वह सचिन तक पहुंच गई थी और वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। रुपेश को समझ आ गया था कि जिसके साथ सचिन अपने फ्लैट में था, शायद वही लड़की वही चुड़ैल होगी। टैक्सी ड्राइवर बोनट खोलकर अंदर चेक कर रहा था कि तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने हल्के से पीछे पलटकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने दूर दूर तक नजर डाली, लेकिन अंधेरे से भरे खाली रास्ते के सिवाय वहां कुछ नहीं था। उसने एक नजर चारों तरफ डालकर वापस बोनट की तरफ देखा तो वहां से एक हाथ निकला जिसने उसे अंदर खींच लिया। इन सब बातों से अनजान रुपेश और ईशानी बहुत देर तक ड्राइवर का इंतजार करते रहे। आखिर थक कर रुपेश गुस्से में टैक्सी से बाहर निकला। अरे भैया, इतना वक्त कौन लगाता? रुपेश गुस्से में टैक्सी से बाहर निकला तो था, लेकिन बाहर ड्राइवर की डेड बॉडी देखकर उसका शरीर वहीं पर जम गया। टैक्सी का ड्राइवर लहूलुहान होकर नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और वहां पर कोई नहीं था। उसे समझ में आ गया था कि वह चुड़ैल वहां पर पहुंच गई है। हमने कुछ नहीं किया है, हमें यहां से जाने दो, रुपेश ने अपने आसपास देखते हुए कहा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ठंडी हवा उसके बाजू में से गुजर रही थी, उससे भी उसकी हालत खराब हो रही थी। ईशानी ने देखा कि रुपेश बाहर खड़ा है, इसलिए उसने अंदर से पूछा, भैया क्या हुआ, ड्राइवर कहाँ है? कहते हुए उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन रुपेश ने उसे चिल्लाते हुए कहा, ईशानी बाहर मत निकलना। ईशानी को लगा कि उनके आसपास कोई चोर उचक्के आ गए हैं, इसलिए उसने दरवाजा बंद किया और कहा, भैया आप भी अंदर आ जाओ, मैं पुलिस को फोन करती हूं। रुपेश जानता था कि पुलिस को फोन करने से कुछ नहीं होने वाला। वह अपने आसपास देख रहा था कि उसे अपने सिर के ऊपर से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने घबराते हुए ऊपर देखा तो नंदिनी टैक्सी के ऊपर पालथी मारकर बैठी हुई थी और उसी की तरफ देख रही थी। नंदिनी को अचानक इस हालत में देखकर रुपेश पीछे हटने गया, तभी वह नीचे गिर गया। ईशानी ने यह देखा, लेकिन रुपेश ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा, इसलिए वह चुपचाप बैठ गई। नंदिनी चुपचाप बैठी हुई थी और उसकी आंखें अंधेरे में लाल रंग में चमक रही थीं। उसने रुपेश की तरफ देखकर भयानक आवाज में पूछा, मेरा सचिन कहाँ है? कहाँ लेकर गया है तू उसे? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है,
तांत्रिक बाबा उसे लेकर कहीं गए हैं। तांत्रिक का नाम सुनकर नंदिनी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और वह हवा की तरह अचानक रुपेश के सामने आकर खड़ी हो गई। जब ईशानी ने यह दृश्य देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे तो लग रहा था कि यहां कोई चोर आ गए होंगे, लेकिन यह तो एक लड़की थी जो अचानक हवा में गायब होकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई थी। अगर तू कुछ नहीं जानता है तो मेरे किस काम का, कहते हुए नंदिनी ने उसका एक हाथ खींचकर जड़ से उखाड़ दिया। रुपेश दर्द के मारे जोर से चीखने लगा। यह सब देखकर ईशानी भी डर गई थी। वह भी चीखने लगी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर आए। नंदिनी ने रुपेश का दूसरा हाथ पकड़ लिया कि तभी ईशानी ने जोर से कहा, भैया को जाने दो, मुझे पता है कि वे लोग कहाँ हैं। नंदिनी ने रुपेश का हाथ नीचे पटक दिया और टैक्सी के दरवाजे को खींचकर उखाड़ दिया। उसने ईशानी को बालों से पकड़ा और टैक्सी के बाहर खींच लिया। कहाँ लेकर गए हैं वे लोग? नंदिनी ने ईशानी के एकदम नजदीक अपना चेहरा कर लिया था, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, सामान पैक करते वक्त जब भी भैया को बुलाने गई थी उस समय वे लोग बात कर रहे थे कि वे लोग संजय गांधी नेशनल पार्क की तरफ जाने की बात कर रहे थे। मेरे भैया को छोड़ दो। नंदिनी ने एक नजर रुपेश की तरफ देखा और फिर उसे जोर से लात मार दी, जिससे वह बहुत दूर जाकर गिरा। जिस जगह पर वे खड़े थे उसके कुछ दूरी पर बड़ा हाईवे था, जहां से थोड़ी थोड़ी देर में एक दो गाड़ियां निकल ही जाती थी। उसे कोई ना कोई अस्पताल पहुंचा देगा। पहले तू मुझे उस जगह पहुंचा जहां पर सचिन है। ईशानी को रुपेश की चिंता हो रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि नंदिनी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। रुपेश दूर गिरकर बेहोश हो गया था और उसके लिए ईशानी सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती थी। वह बस यह चाहती थी कि कोई ना कोई गाड़ी उसे नोटिस कर ले और उसे अस्पताल लेकर जाए। ईशानी कार चलाना जानती थी, इसलिए वह कार चला रही थी और उसके बाजू में नंदिनी बैठी हुई थी। टैक्सी का पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था, इसलिए उसे चिंता हो रही थी कि कहीं पुलिस उसे रोक न ले, वरना वहीं गुनहगार समझी जाएगी। उसे वहां जाने का रास्ता भी नहीं पता था, इसलिए उसने गूगल मैप भी ऑन किया हुआ था। ईशानी पहले ही डरी हुई थी और ऊपर से बाजू में बैठी हुई नंदिनी गुस्से में ऐसी आवाजें निकाल रही थी जिससे उसका डर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। उसे संजय गांधी नेशनल पार्क पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे से ज्यादा समय लगने वाला था। तुम सचिन को कैसे जानती हो? हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। ईशानी ने नंदिनी की तरफ देखा तो वह परेशान भी लग रही थी और डरावनी भी। दूसरी तरफ सचिन अभी भी बंधा हुआ नीचे पड़ा था और उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि वह अब खुद को छुड़ाने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लग गए थे। उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। उसने देखा कि 3 में से एक तांत्रिक उठा और उसने बाजू में रखी हुई एक तलवार उठाई। तलवार आग में ऐसे चमक रही थी जैसे कि वह किसी भी समय सचिन को इस दुनिया से रुखसत कर देगी। सचिन ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने माता पिता को याद किया और उसके साथ उसे एक और चेहरा दिखाई दिया जिसे वह पूरी तरह से भूल गया था। तभी उसे अपने सिर पर दर्द महसूस हुआ क्योंकि एक तांत्रिक ने उसके बालों को पकड़ रखा था। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक तांत्रिक ने उसके बालों को पकड़कर उसकी गर्दन ऊपर की हुई थी और दूसरा तांत्रिक उसके हाथ में तलवार लेकर उसके सामने खड़ा था। सचिन ने अपना यह अंत एक्सेप्ट कर लिया था कि तभी उसे किसी के चीखने की ओर जोर से नीचे पटकने की आवाज आई। सचिन ने जब आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने नंदिनी खड़ी थी जो काफी भयानक दिखाई दे रही थी। उसने तांत्रिक के दोनों साथियों में से एक को पहले ही 2 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया था और दूसरा तांत्रिक नंदिनी के हाथों में था जो किसी भी पल मर सकता था। जो तांत्रिक था वह अभी भी मंत्र का जाप कर रहा था। उसने एक आहुति जैसे ही हवन कुंड में डाली, नंदिनी का शरीर अचानक अकड़ने लगा और उसके हाथ में से वह आदमी छूट गया। अब तू कहीं नहीं जा सकती, जल्दी सचिन का गला काट दो, तांत्रिक ने जोर से अपने दूसरे आदमी को आदेश दिया। जो आदमी नीचे गिरा हुआ था वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके गले में दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तांत्रिक की आवाज सुनी वह झट से उठकर खड़ा हो गया। उसने नीचे गिरी हुई तलवार उठाई कि तभी उसके सिर में किसी ने पत्थर से वार किया और वह वहीं नीचे ढेर हो गया। उस आदमी पर वार किसी और ने नहीं बल्कि ईशानी ने किया था। उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन यह समझ आ गया था कि वे लोग सचिन की बलि दे रहे हैं और इन सब में उसके भाई का भी हाथ था। ईशानी, जल्दी से मुझे खोलो,
सचिन ने ईशानी से कहा। ईशानी को वहां पर देखकर सचिन की आंखों में उम्मीद की झलक दिखाई दे रही थी। नंदिनी अभी भी हवा में लटकी हुई थी, क्योंकि तांत्रिक ने उसे बांध दिया था। इस वक्त वह देखने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ईशानी ने जल्दी से सचिन के हाथ खोल दिए। सचिन किसी तरह से खड़ा तो हुआ, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो गया था, क्योंकि पिछली रात से उसे खाना और पानी बिल्कुल नहीं दिया गया था, और पूरे शरीर में घाव के कारण उसका खून भी बह गया था। इसी वजह से वह अगले ही पल नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। सचिन, उठो। सुनो ईशानी, तुम जल्दी से सचिन को यहां से ले जाओ, वरना ये उसे मार डालेगा। लेकिन तुम? नंदिनी हवा में लटकी हुई थी और उसे तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन किसी तरह से उसने ईशानी से विनती की। उसने एक नजर सचिन की तरफ देखा और कहा, मुझे इसके पहले भी कई बार बांधा गया था, लेकिन हर बार मैं आजाद हो गई थी, इसलिए मेरी चिंता मत करो, तुम सचिन को लेकर जाओ। ईशानी ने डरते हुए तांत्रिक की तरफ देखा, जो अभी भी हवन कुंड के सामने बैठा हुआ तो था, लेकिन गुस्से में उन सब की तरफ देख रहा था। हैरानी की बात थी कि वह अभी भी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। नंदिनी समझ गई कि ईशानी तांत्रिक को देखकर डर रही है, इसलिए नंदिनी ने उसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, वह अपनी जगह से सवेरे तक नहीं उठ सकता। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसका सिर फट जाएगा। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तांत्रिक अपनी जगह से उठ नहीं सकता था और उसके दोनों साथी मारे जा चुके थे, इसलिए नंदिनी को उसकी चिंता नहीं थी। लेकिन सचिन को वहां से लेकर जाना जरूरी था, नहीं तो वैसे ही उसकी जान चली जाने वाली थी। ईशानी ने किसी तरह से सचिन को संभाला और उसे वहां से ले जाने लगी। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, अगर वह लड़का यहां से चला भी गया तो तू यहां से नहीं बच पाएगी। मुझे क्या और कैसे करना है यह मैं अच्छे से जानती हूं, तो बस अपना काम कर। नंदिनी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ कह रही थी, और यह देखकर तांत्रिक और भी गुस्सा हो रहा था। उसने एक नजर सचिन और ईशानी की तरफ देखा, जो वहां से लगभग चले गए थे, और फिर उसने वापस अपना मंत्र जाप चालू कर दिया। सचिन, सचिन, बचाओ। टीना। अचानक सचिन ने अपनी आंखें खोल दी। उसे कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही थी जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था, या फिर ऐसा कुछ जो सिर्फ उसके मन का वहम था। उसे एक लड़की दिखाई दी जो उसे बड़े ही प्यार से देख रही थी, लेकिन सचिन उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। उसने अपने आसपास देखा तो उसे पता चला कि वह अस्पताल में है, और उसके सिर, हाथ, पैर और पीठ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने आसपास देखा तो उसे पता चला कि वह इस वक्त अस्पताल में है। तुम्हें होश आ गया? रुको, मैं डॉक्टर को आवाज देती हूं। सचिन ने देखा कि उसके सामने एक नर्स थी जो डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर चली गई। उसके वहां से जाते ही ईशानी कमरे के अंदर आई। उसने सचिन को देखते हुए पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हूं। उसे पिछली रात की बात याद आई। ईशानी उसे यहां लेकर आई थी, लेकिन नंदिनी का कहीं नामो निशान नहीं था। नंदिनी कहाँ है? ईशानी सचिन के पास आ गई थी। उसने बाजू की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नंदिनी, तुम्हारा मतलब वह लड़की? मुझे नहीं पता। उसने तुम्हें ले जाने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल आ गई। उसके बाद मैंने उस लड़की को नहीं देखा। ईशानी परेशान लग रही थी, इसलिए सचिन ने पूछा, कुछ और भी बात है क्या? ईशानी ने हिचकते हुए कहा, दरअसल मेरे भैया को तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें लेकर मैं जब वापस आ रही थी तब मैंने देखा था कि रोड पर एम्बुलेंस थी और वे लोग मेरे भाई को ही अस्पताल लेकर आ रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें भी उनके साथ यहां पर लेकर आ गई। उन्हें पिछली रात को ही होश आया। तभी वहां पर डॉक्टर आ गए और उस समय सचिन को पता चला कि वह पिछले 4 दिन से बेहोश था। उसे और 2 दिन लग गए अस्पताल में, और उसके बाद वह अस्पताल 10 से बाहर गया। ईशानी उसे अपने घर लेकर गई, जहां पर उसने रूपेश को देखा। रूपेश का एक हाथ नहीं था और उसके भी शरीर में काफी चोटें थीं और कुछ जगहों पर अभी भी पट्टी लगी हुई थी। ईशानी ने मुझे बताया कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर मुझे फंसाने का इरादा है? सचिन को याद था कि रूपेश उसे मदद के लिए अपने साथ लेकर आया था, जहां पर मौत उसके सिर्फ 2 कदम पर आकर रुक गई थी। रूपेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल यह मुसीबत वही है जिसकी शुरुआत मेरी मां ने की थी। सचिन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह एक जगह पर बैठ गया।
ईशानी को इस बात के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वह भी एक जगह पर बैठकर रूपेश की बात सुनने लगी। रूपेश ने पहले ईशानी को चाय लाने के लिए कहा और फिर चाय पीते हुए उसने कहा, यह बात आज से करीब 5 साल पहले की है। ईशानी के ऊपर कोई बहुत बड़ी बला थी। बचपन में वह हमेशा बीमार रहा करती थी और कभी कभी तो इतनी बीमार हो जाती थी कि उसके शरीर का खून तक सूख जाता था। हमारे घर वालों ने इसका इलाज करवाया, लेकिन कभी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। मेरी माँ बाबा और तांत्रिकों में बहुत मानती थी, इसलिए एक दिन ईशानी को लेकर एक तांत्रिक के पास चली गई। उनका पूरा विश्वास था कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई टोटका है। हमारे परिवार में कई सालों से लड़की का जन्म नहीं हुआ था और ईशानी पहली लड़की थी, इसलिए किसी ने उसके ऊपर टोटका किया है, ऐसा उन्हें लग रहा था। आपकी बेटी के पीछे कोई बहुत बड़ी बला है। जब उसका जन्म हुआ होगा तब आप उसे रास्ते से आए होंगे और नवजात शिशु के पीछे वह बला लग गई थी। वह अभी भी उसके पीछे है और वह उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती है, यानी कि अपनी दुनिया में। तांत्रिक की बातों ने मेरी माँ को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। वह पहले ही ऐसा मान चुकी थी कि यह कोई टोटका है और तांत्रिक की बातों ने उसके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? मेरी माँ ने हाथ जोड़ते हुए तांत्रिक से पूछा। तांत्रिक ने 10 साल की ईशानी की तरफ देखा और फिर कहा, उपाय तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। आप पैसों की चिंता मत करो, वह जितना चाहे उतना मैं लगाने के लिए तैयार हूं। आप बस मेरी बेटी को बचा लो। मेरी माँ ईशानी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तांत्रिक ने मेरी माँ की तरफ देखते हुए कहा, बात यहाँ पर सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि आपको कुछ और भी करना होगा। मेरी माँ को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं कि वह क्या कहना चाहता है। तांत्रिक यह समझ चुका था, इसलिए उसने अपनी बातों को ठीक से समझाते हुए कहा, वह बला आपकी बेटी को लिए बिना कहीं नहीं जाएगी, इसलिए आपको अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी जगह किसी और को उसे सौंपना होगा। लेकिन मेरी बेटी की जगह मैं किसे उसे दे सकती हूँ? ईशानी को बचाने के लिए मेरी माँ कुछ भी करने के लिए तैयार थी, चाहे उसके लिए उन्हें किसी को मारना ही क्यों न पड़े। मेरी माँ का यह जवाब सुनकर तांत्रिक और भी खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हें किसी ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका जन्म समय वही हो जो तुम्हारी बेटी का है। अगर उसकी कद काठी तुम्हारी बेटी जैसी हो तो और भी अच्छी बात होगी। पहले तुम इसी लड़की को ढूंढो, फिर मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। मेरी माँ तब से ऐसी लड़की ढूंढने लगी जो उसी दिन पैदा हुई हो जिस दिन ईशानी का जन्म हुआ था। ये सब पता लगाते लगाते बहुत वक्त हो गया और इसी दौरान हमारे गांव में कॉलेज के कुछ बच्चे आए। उस वक्त तक टीना 18 साल की हो गई थी। उस समय वे सब लड़के लड़कियां हमारे ही घर में 18 साल की हो गई थी। उस समय वे सब लड़के लड़कियां हमारे ही घर में रुके हुए थे, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था। जहां तक मुझे याद है वे करीब 15 या 20 बच्चे थे। वे लोग वहां पर 1 हफ्ते के लिए रुकने वाले थे और हम सबसे अच्छी तरह से मिलजुल गए थे। उन सब में एक लड़की थी जो काफी हद तक ईशानी जैसी दिखाई देती थी। उसकी कद काठी, उसके बाल, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी काफी हद तक ईशानी जैसा था। जब मेरी माँ ने उससे पूछताछ की तो उसे पता चला कि उसकी जन्म तारीख भी वही है जो ईशानी की थी। ईशानी यह सब कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसे वह कॉलेज का ग्रुप याद था जो उसके घर में आकर रुका हुआ था। उसने बहुत याद किया तो उसे वह लड़की भी याद आ गई जो काफी हद तक उसके जैसी दिखाई देती थी। ईशानी को याद आया कि वह उसकी अच्छी दोस्त भी बन गई थी और उसके साथ गांव घूमने भी जाती थी। जब भी वे दोनों एक साथ गांव में निकलती थीं तो सब लोग यही कहते थे कि दोनों एकदम बहनें दिखाई देती हैं। ईशानी ने उसका नाम याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। सचिन, जो काफी समय से चुप बैठा हुआ था, उसे यह सारी बातें कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उस लड़की का नाम क्या था? सचिन ने रूपेश की बात बीच में टोकते हुए पूछा। सचिन के सवाल से रूपेश रुक गया और उसका नाम याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा था, क्योंकि यह बात कुछ साल पहले की थी और उस समय वह उन सबके इतने करीब नहीं था। माफ करना, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। सचिन ने कुछ नहीं कहा, वह चुप हो गया। उसे लग रहा था कि शायद उसका नाम टीना हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। सचिन ने कुछ नहीं कहा और रूपेश ने अपनी बात आगे चालू रखी। उस समय मेरी माँ फिर से उस तांत्रिक के पास गई और उसे सारी बात बताई। तांत्रिक ने उन्हें अमावस्या के समय उस जगह पर आने के लिए कहा जहां से वह बला ईशानी के सिर पर आई थी
और साथ में उस लड़की को भी लाने के लिए कहा। मेरी माँ को वह जगह याद नहीं थी। तब तांत्रिक ने बताया कि वे लोग मंदिर गए थे और उस समय मेरी माँ ईशानी को लेकर नदी के दूसरी तरफ चली गई थी, जहां पर चुड़ैल का वास था। साथ में उसने यह भी बताया कि उस लड़की को भी साथ में लाना होगा, लेकिन उस समय उसके शरीर पर ईशानी के कपड़े होने चाहिए और उसे बिल्कुल ईशानी की तरह ही तैयार करना होगा, जिससे कि वह चुड़ैल उसे ईशानी ही समझे। मेरे पिताजी ने मेरी माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उन्हें यह सब अंधविश्वास लगता था। लेकिन मेरी माँ अंधविश्वास के जाल में ऐसी फंस चुकी थी कि उसे सही गलत का कोई फर्क ही नहीं मालूम हो रहा था। उनके लिए उनकी बेटी की जिंदगी ही सब कुछ थी, चाहे उसके लिए किसी और को मरना ही क्यों ना पड़े। सचिन को समझ में आ रहा था कि ईशानी की माँ उस लड़की के साथ क्या करने वाली थी। उसे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वह चुपचाप आगे की बात सुनना चाहता था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। मेरी माँ ने सबको एक रात के लिए रुकाया, क्योंकि वे लोग अमावस्या से पहले ही जाने वाले थे। मेरी माँ ने उस लड़की के खाने में नींद की दवाई मिला दी और फिर सब लोग गांव घूमने के लिए चले गए, जहां पर वह लड़की बेहोश होने लगी। मेरी माँ और कुछ लोग चुपचाप उस लड़की को उस जगह पर ले गए और वहां पर उस तांत्रिक ने कुछ तांत्रिक क्रिया की और उस लड़की को इस चुड़ैल के हाथों सौंप दिया। मेरे पिताजी उन लोगों के साथ गए हुए थे और बीच बीच में वे उन सबको रोक भी रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें कसम दे दी थी। मेरे पिताजी ने बताया था कि एक पेड़ में से एक बेहद डरावनी चुड़ैल नीचे आई और उसने उस लड़की के आसपास चक्कर लगाए। उसे उस लड़की में से ईशानी की ही खुशबू आ रही थी, क्योंकि उसे ईशानी के कपड़े पहनाए गए थे और उसकी तरह ही तैयार किया गया था। वह लड़की बेहोश थी और उस समय उस चुड़ैल ने उस लड़की के शरीर का सारा खून पी लिया और उसके शरीर को भी अपने साथ लेकर उस पेड़ के ऊपर चली गई। ईशानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उस लड़की के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। वे बेचारे बच्चे वहां पर कुछ सोशल वर्क करने के लिए आए थे और उस लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो गया था, वह भी उसकी वजह से। यह सब जानने के बाद ईशानी टूट गई और वह रोने लगी। उसके बाद ईशानी के ऊपर कोई खतरा नहीं था। उसके बाद हम कभी उस गांव में वापस गए ही नहीं थे, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हो गया कि हमें वहां जाना पड़ा। यह संयोग ही था कि ईशानी उस जगह पर चली गई और उस लड़की ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। ये सारी बातें सुनने के बाद ईशानी इतनी परेशान हो गई कि वह उस जगह से उठकर अपने कमरे में चली गई। सचिन ने रुपेश की तरफ देखा और पूछा, शायद इसी वजह से उसने तुम्हारी मां को मार डाला था। रुपेश ने एक लंबी सांस लेकर कहा, उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन पिछली बार जब उस लड़की को ईशानी के शरीर से निकाला जा रहा था, उस समय उसने मेरे पिताजी को घायल कर दिया था। हालांकि वह लड़की ईशानी के शरीर से चली तो गई थी, लेकिन मेरे पिताजी इतने घायल हो गए थे कि उसके बाद वह कभी ठीक नहीं हुए और 1 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई थीं। बातें जानने के बाद मुझे भी यही लगा कि शायद इसी वजह से उसने मेरी माँ को मार डाला था। शायद इसी वजह से पिताजी ने मेरी माँ को यह नहीं बताया था कि टीना के शरीर में वही लड़की आई है जिसे उन लोगों ने ईशानी के बदले में उस चुड़ैल के हवाले कर दिया था। सचिन अब वहां और रुक नहीं सकता था। वह उठा और अपने फ्लैट के लिए चला गया। वापस ऑफिस भी गया, लेकिन अब उसे वहां से निकाल दिया गया था। उसने छुट्टी की अर्जी भी नहीं दी थी और वह काफी दिनों से ऑफिस गया भी नहीं था। सचिन वापस निकल रहा था कि उसकी नजर नंदिनी के ऊपर गई। नंदिनी को सही सलामत देखकर सचिन बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने नंदिनी को अपने गले से लगा लिया। तुम नहीं जानती मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मेरे दिल में तो पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम। सचिन आगे कुछ कहता, उससे पहले ही नंदिनी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सचिन ने देखा कि नंदिनी उसे गुस्से में देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी उस पर गुस्सा क्यों हो रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे इस तरह से गले लगाते हुए? तुम क्या मेरे बॉयफ्रेंड हो जो तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही थी? क्या हुआ था मेरे साथ? इस तरह के बहाने बहुत सुन चुकी हूं मैं मिस्टर। आगे से मुझे कभी हाथ तक मत लगाना। मैं तो कह दूं, मेरे बारे में सोचना भी मत। सचिन चुपचाप उसे देखता रहा, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नंदिनी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। कहते हुए वह उस जगह से चली गई। सचिन को समझ आ गया कि उसके अंदर उस लड़की की आत्मा थी, जो अब उसके शरीर में नहीं है। सचिन तुरंत वहां से निकलकर उस जगह पर गया
जहां पर उसके साथ वह क्रिया हुई थी, यानी कि संजय गांधी नेशनल पार्क में। रात में वह जगह बहुत ज्यादा भयानक लगती है, लेकिन दिन के समय वह इतनी डरावनी नहीं थी। दिन के समय वह एक नॉर्मल जगह लगती थी, जहां पर लोग आते थे और कुछ लोग तो वहां कैंपिंग भी कर रहे थे। बहुत लोग वहां अपने परिवार और कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ आए हुए थे। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन सचिन उदास था, जिसका कारण उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने लगभग पूरी जगह देख डाली, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। वैसे भी उस घटना को 4-5 दिन हो गए थे, क्योंकि 3-4 दिन तो वह बेहोश था और फिर रिकवर होने में भी उसे 2-3 दिन लग गए थे, यानी कि उस रात को लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। सब जगह देखने के बाद अब उसके पास वापस जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसके माँ का फोन आया। उसने जैसे ही फोन उठाया, उसकी माँ ने कहा, सचू, तू जल्दी से जल्दी घर पर आ जा। हमने तेरी शादी की बात कर रखी है। लड़की बहुत अच्छी है, वह तुझे पसंद भी करती है। पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भूल जा और अपनी नई जिंदगी शुरू कर। सचिन पहले ही बहुत परेशान था और ऊपर से शादी की बात से वह और परेशान हो गया। उसने ठीक से अपनी माँ की बात सुनी ही नहीं और फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये सारी बातें बाद में करें, मैं भी थोड़ा परेशान हूं। तू परेशान क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने अपने लिए लड़की पहले ही देख रखी है? अगर ऐसी कोई बात है तो तू हमें बता सकता है। हमें तेरी पसंद से कोई परेशानी नहीं होगी। अब सचिन अपनी माँ से क्या कहता कि वह एक चुड़ैल से प्यार करने लगा है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। उसे तो अभी तक उसकी असली शक्ल तक नहीं पता थी, तो वह अपनी माँ से क्या कहता? ऐसा कुछ नहीं है माँ, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए। अरे तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तेरे पिताजी का जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वह कौन संभालेगा? तू हमारा इकलौता बेटा है, तुझे ही वह सब संभालना है। सचिन के पिताजी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, इसलिए सचिन के पास पैसों की कमी नहीं थी। वह बस अपने दम पर कुछ करना चाहता था। उसने उस समय किसी तरह अपनी माँ से बात को टाल दिया और इस वक्त उसे नंदिनी को, यानी कि उस चुड़ैल को ढूंढना था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरुआत कहाँ से करे। तभी उसे ख्याल आया कि शायद रुपेश उस जगह के बारे में जानता होगा जहां पर वह तांत्रिक का घर है। इसी उम्मीद के साथ वह रुपेश के पास चला गया, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जहां पर रुपेश और ईशानी रुके हुए थे, वहां पर ताला लगा हुआ था। आसपास पूछने पर पता चला कि वे लोग एक दिन पहले ही वहां से चले गए थे। सचिन पूरी तरह से टूट गया था और उसके पास जुड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगी। तभी उसे कुछ ऐसा याद आया जो काफी अजीब था। उसे याद आया कि रुपेश ने पहले उसे कुछ और कहानी सुनाई थी और दूसरी बार कुछ और। पहले उसने बताया था कि वह लड़की जो ईशानी के अंदर थी, उसका नाम टीना था और गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। दूसरी बार वह बीमार था और रुपेश की हालत भी खराब थी, इसलिए उसे रुपेश की वह इमोशनल कहानी सच लगी और उसने उसकी पहली कहानी के बारे में सोचा ही नहीं। उसने याद किया तो उसे वह जगह भी याद आ गई और वह तुरंत उस गांव के लिए निकल गया। उसे सारी बातें याद थीं, इसलिए वह तुरंत उस घर के बाहर पहुंच गया जो रुपेश का घर था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा ईशानी ने खोला। ईशानी ने जैसे ही दरवाजे पर सचिन को देखा, वह घबरा गई। ईशानी, कौन है? कोई नहीं है भैया, लगता है बच्चों ने शरारत की है। सचिन को कुछ समझ नहीं आया कि ईशानी झूठ क्यों बोल रही है। वह कुछ कहता उससे पहले ही ईशानी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और रुपेश से कहा, भैया, मैं अभी 2 मिनट में आती हूं। इतना कहकर वह बाहर निकल आई और दरवाजा बंद कर दिया। वह सचिन को अपने साथ घर से दूर ले गई। कुछ दूर जाने के बाद सचिन ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? पहले तुम्हारे भाई ने झूठ बोला था और अभी तुम झूठ बोल रही हो। ईशानी ने सचिन को समझाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि भैया क्यों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला था। सचिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। कुछ साल पहले सच में यहाँ पर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आए थे। उन सब में एक लड़की थी जिसका नाम टीना था। उस रात सभी लोग जाने वाले थे, लेकिन माँ के कहने पर रुक गए थे। सुबह जब सब लोग उठे तब टीना उन सब के बीच में नहीं थी। उसके बिस्तर पर एक नोट था जिसमें उसने लिखा था कि वह अपने प्रेमी के साथ वहां से चली गई है। सबको लगा कि शायद वह सच में चली गई होगी, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और सब लोग वापस चले गए।
पहले यह सारी बातें मुझे याद नहीं थीं, लेकिन जब मैं भैया के साथ यहाँ आई तब मुझे स्टोर रूम में कुछ सामान मिला जो उस लड़की का था जिसका नाम टीना था। हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने उसकी बलि देने के बाद उसका सामान वहां रख दिया हो। रुपेश ने पहले ही बताया था कि टीना को ईशानी की जगह सौंप दिया गया था, इसलिए उसका सामान शायद स्टोर रूम में रख दिया गया होगा। ये सारी बातें तो बराबर हैं, लेकिन उसके सामान में मुझे तुम्हारी तस्वीर मिली थी। उसके बाद मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास तुम्हारा कोई नंबर नहीं था। मैं सोच ही रही थी कि तुम्हें किस तरह कांटेक्ट करूं, तभी तुम आ गए। सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि टीना के पास उसकी तस्वीर कहां से आई। क्या टीना उसे पहले से जानती थी? क्या तुम मुझे उसका सामान दिखा सकती हो? ईशानी ने सहमति में अपना सिर हिलाया और सचिन को वहीं रुकने के लिए कहा। ईशानी अपने घर चली गई और करीब आधे घंटे के बाद एक सूटकेस लेकर आई। वह अपने भाई से 100 छुपाकर किसी तरह वह सामान लेकर आई थी। उसके हाथ में बड़ा सा सूटकेस था जो काफी भारी दिखाई दे रहा था। इसके अंदर मुझे टीना का सामान मिला था, जिसमें तुम्हारी तस्वीर भी थी। सचिन ने उसका बैग लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसमें कुछ कपड़े ऐसे थे जिन्हें वह पहले भी देख चुका था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। उसे उसके अंदर एक लिफाफा मिला जिसके अंदर कुछ फोटोज थीं। जब सचिन ने उन सबको देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह लड़की टीना को वह अच्छे से जानता था। टीना चौधरी। सचिन इस नाम को पूरी तरह से भूल गया था, क्योंकि उसे यह बताया गया था कि यह लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। सचिन को याद आया कि उसके माता पिता ने उसकी शादी बचपन में ही तय कर दी थी, एक टीना चौधरी नाम की लड़की के साथ। वैसे तो उसने उसे ठीक से देखा नहीं था, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात कभी ठीक से हो नहीं पाई थी, लेकिन वे लोग वीडियो कॉल जरूर करते थे। सचिन अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और टीना अपनी पढ़ाई में। दोनों को ज्यादा मिलने का मौका नहीं मिला था। किसी रिश्तेदार की शादी में उन दोनों की एक बार मुलाकात हुई थी, वह भी इतने लोगों के बीच कि ठीक से मिल भी नहीं पाए थे। उन दोनों की शादी तय हो गई थी और जिस दिन टीना गायब हुई थी उसके 6 महीने बाद ही उन दोनों की शादी होने वाली थी। सचिन ने उसे बहुत सारे कपड़े कोरियर से भिजवाए थे, जिनमें से कुछ कपड़े अभी भी सूटकेस में थे। सचिन ने सूटकेस को और देखा तो वहां पर उसे एक डब्बे में मंगलसूत्र भी मिला जो सचिन ने उसे भेजा था। यह मंगलसूत्र सचिन ने इसलिए भेजा था ताकि टीना उसे एक बार देख ले। जब उसे पता चला कि टीना उसे धोखा देकर किसी और के साथ भागकर चली गई है, तो उसने उसे पूरी तरह से भुला दिया था। उस दिन से टीना उसके दिमाग से इस तरह गायब हो गई थी कि वह यह नाम लगभग पूरी तरह भूल गया था। और जब ईशानी ने अपने आप को टीना बताया था, तब भी वह उसे याद नहीं थी। सब लोगों को यही लग रहा था कि वह किसी के साथ भाग गई है, पर असलियत में उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। यह सब जानने के बाद तो सचिन और भी ज्यादा टूट गया था। टीना उसके लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार किसी तरह से पहुंच गई थी, लेकिन वही उसे पहचान नहीं पाया था। ईशानी, क्या तुम मुझे वह जगह दिखा सकती हो जहां पर उसे मारा गया था? ईशानी ने कहा और वह उसे उस नदी के पास ले गई जिसके दूसरी तरफ टीना को उस चुड़ैल के हवाले किया गया था। ईशानी उस जगह से डरती थी, इसलिए वह वहां पर नहीं आई। सचिन ने देखा कि वह जगह जंगल जैसी थी जहां पर कोई घर नहीं था। सचिन बहुत देर तक इस जगह पर रहा और फिर करीब 2 घंटे के बाद वह वापस आया। तब उसने देखा कि ईशानी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। ईशानी ने सचिन को अपने घर वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सचिन एक बार रुपेश से मिलना चाहता था। ईशानी उसे घर ले गई, जहां पर उसने रुपेश से कहा, तुमने झूठ क्यों बोला था? हमने उसका सामान देखा था और उसमें तुम्हारी तस्वीर भी देखी थी। जब वह हादसा हुआ उस समय सच में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब उसने ईशानी के शरीर पर कब्जा किया था तब मैंने उसका सूटकेस देखा था जहां पर मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। मैं ईशानी को लेने के लिए तुम्हारे घर पर आया था। तब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखकर यह पहचान लिया था कि टीना के साथ तुम्हारा कोई संबंध था, इसलिए मैंने उसका नाम दूसरी बार नहीं बताया था। इसके सिवा मैंने और कुछ भी झूठ नहीं कहा। सारी कहानी सच थी, बस इतना ही झूठ कहा था कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। रुपेश की बात सही लग रही थी, लेकिन अब सचिन को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने तुरंत कहा, मुझे उस तांत्रिक के पास लेकर चलो, मुझे उससे कुछ काम है। रुपेश आगे कुछ नहीं कह पाया और वह उसे लेकर वहां चला गया, जहां पर वह अपने पिताजी के साथ गया था जब टीना ईशानी के शरीर में थी। जब वे लोग वहां पहुंचे तो वहां पर एकदम शांति थी। सचिन ने देखा कि सामान्य सी झोपड़ियां वहां पर 4 से 5 थीं, लेकिन किसी में भी कोई इंसान नहीं था।
सचिन के साथ रूपेश भी उतना ही हैरान था, क्योंकि पिछली बार जब वह अपने पिताजी के साथ वहां पर गया था तो वहां पर कई सारे लोग थे और तांत्रिक की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। यहां पर तो कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि यहां पर कोई ना हो। अगर तांत्रिक यहां पर नहीं भी रहे तो भी किसी न किसी को तो सुरक्षा के लिए रखकर जाते ही हैं। मुझे लगता है हमें अंदर जाकर देखना होगा। इतना कहकर रुपेश सबसे पहली झोपड़ी के अंदर चला गया और सचिन भी उसके पीछे पीछे चला गया। अंदर जाते ही दोनों की हालत खराब हो गई, क्योंकि पूरे फर्श में खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। कहीं पर किसी का टूटा हुआ हाथ दिख रहा था तो कहीं पर कटा हुआ सिर भी दिखाई दे रहा था। बाबा, क्या आप यहां पर हैं? सचिन यह सब कुछ देखकर डर गया था। वहीं रुपेश का भी वही हाल था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए जोर से पूछा। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। सबने देखा कि कमरे के एक कोने में गोल घेरा बनाया गया था और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाया हुआ था और यह आवाज वहीं से आ रही थी। दोनों वहां पर गए और रुपेश ने जब उस लाल रंग के कपड़े को हटाया तो उसके नीचे तांत्रिक लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका एक हाथ गायब था और दोनों पैर भी अपनी जगह पर नहीं थे। सिर्फ ऊपर का हिस्सा मौजूद था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि किसी भी समय उसकी जान जा सकती थी। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? सचिन ने भगवान को याद करते हुए कहा। इसके जवाब में तांत्रिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी बेटा। मैंने अपनी इस विद्या के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाया तो फिर मुझे शांति कहां मिलने वाली थी? रुपेश ने तांत्रिक के बाजू में बैठते हुए पूछा। यह सब कैसे हुआ? वह लड़की टीना आजाद हो गई है। यह सुनकर सचिन को समझ नहीं आया कि उसे उसके आजाद होने पर खुश होना चाहिए या फिर इस बात पर दुखी होना चाहिए कि फिर वह किसी लड़की को अपने कब्जे में करके उसके पास आ जाएगी। उसे आजाद नहीं होना चाहिए। जब मैं पहली बार उसकी आत्मा को ईशानी के शरीर से बाहर निकाला था तब उसने कहा था कि वह किसी से प्यार करती है, वह उसके साथ रहेगी या तो अपने साथ लेकर जाएगी। तांत्रिक को बात करने में काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वह कह रहा था। उसकी बातों से पता लग रहा था कि टीना सचिन के बारे में ही बात कर रही थी। बात करते वक्त तांत्रिक के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उसने आगे कहा, जब वह दूसरी बार किसी और लड़की के शरीर में गई तो मेरी समझ में आ गया कि उसे कैद में करने के लिए मुझे उसके प्यार को ही मारना होगा। इसलिए उस दिन मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन वो फिर से आजाद हो गई है। सचिन ने तांत्रिक के बाजू में बैठते हुए पूछा, क्या उसे रोका नहीं जा सकता? कोई तो उपाय होगा ही। तांत्रिक ने सचिन की तरफ देखा और कहा, उसकी मौत के बाद उसके मुर्दा शरीर को उसी जगह पर दफना दिया गया था। उसे मुक्ति नहीं मिली है और इसी वजह से वह ऐसे भटक रही है। अगर उसके मुर्दा शरीर का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसे एक शादीशुदा औरत की तरह तैयार करके फिर उसके शरीर को अग्नि देना। वह तुम्हें अपना पति मानती थी, इसलिए उसके शरीर को अग्नि तुम देना। उसके मुर्दा शरीर को दफनाकर उसके ऊपर लाल रंग का पत्थर रख दिया गया था। तुम उसे पहचान लोगे। सचिन इन सब के लिए तैयार था। उसने रुपेश की तरफ देखा और कहा, हमें उसके मुर्दा शरीर को ढूंढना होगा। रुपेश ने अपना सिर हिलाया तो तांत्रिक ने रुपेश का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन ऐसा करने में एक परेशानी है। वह चुड़ैल तुम्हारी बहन। तांत्रिक आगे बोल नहीं पा रहा था और अपने इस वाक्य को अधूरा छोड़कर ही उसकी मौत हो गई। सचिन और रुपेश को इस बात की चिंता थी कि अब टीना किसके शरीर पर कब्जा करेगी, इसीलिए वे वहां से ही तुरंत उस जगह के लिए चले गए जहां पर उसके मुर्दा शरीर को दफनाया गया था। रुपेश ने अपने साथ कुछ लोगों को ले लिया था जो वहां पर लाश ढूंढने में मदद करने वाले थे। वे सब अच्छे लोग थे और उनके वहां पहुंचते ही खुदाई करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। वहां की मिट्टी और कंकड़ उन्हें अपना काम करने से रोक रहे थे। एक मजदूर खुदाई कर ही रहा था कि उसे जमीन के अंदर किसी का हाथ दिखाई दिया। वह इसके बारे में किसी को आवाज देता, उसके पहले ही उस हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मजदूर जोर से चिल्लाने लगा, चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया है, कोई मेरी मदद करो। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस कटे हुए हाथ ने उस मजदूर को जमीन के अंदर खींच लिया। जब बाकी के लोग उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर सिर्फ उस मजदूर का सिर था जो आधा जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। ये सब देखकर बाकी के लोग भी डर गए थे और वहां से जाने की बात करने लगे थे। तुम लोग डरे बिना खुदाई करना चालू रखो, मैं तुम लोगों को दुगनी कीमत दूंगा।
रूपेश की बात सुनकर एक मजदूर ने कहा, सब दुगनी कीमत के लिए कोई अपनी जान देने के लिए राजी नहीं होगा, हम तो जा रहे हैं। एक मजदूर आगे बढ़ा ही था कि उसके बाजू का पेड़ अचानक उसके ऊपर गिर गया। वह मजदूर उसके नीचे दब गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पेड़ उसे और भी दबा रहा था। उसकी हड्डी टूटने की आवाज उस जगह पर साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये सब देखकर लोगों की हालत और भी खराब हो गई थी। और हैरानी की बात यह थी कि जब वह आदमी अपना दम तोड़ चुका था, तब वह पेड़ वापस पहले की तरह खड़ा हो गया। सचिन समझ चुका था कि टीना उस दुनिया से जाने के लिए तैयार नहीं है। सचिन ने नीचे गिरा हुआ फावड़ा उठाया और जमीन खोदने लगा। चारों तरफ हवा तेज चल रही थी, इस वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सचिन को सिर्फ लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी उसे दूर से कुछ लाल रंग का चमकता हुआ दिखाई दिया। जब वह उस जगह पर गया तो उसने देखा कि वह एक लाल रंग का पत्थर है। सचिन समझ गया कि यह वही जगह है जहां पर टीना को दफनाया गया था। रूपेश, हमें यहां पर खुदाई करनी होगी, यहां लाल रंग का पत्थर है। रूपेश ने बाकी लोगों को भी वहां आने के लिए कहा। अब उनके पास सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। वे जल्दी से उस जगह पर गए और चारों ने वहां पर खुदाई करनी शुरू कर दी। तभी एक मजदूर हवा में उड़ गया और उसके चीखने की आवाज सबको सुनाई दी। रुको मत, खुदाई चालू रखो। तीनों ने अपना काम चालू रखा। तभी उन्हें कुछ टकराने की आवाज आई। तीनों ने जल्दी से देखा तो वहां पर लकड़ी का बक्सा था। वे लोग अपने साथ जलाने का पूरा सामान लेकर आए थे। रूपेश ने जल्दी से सूखी लकड़ी लाकर उस बक्से के ऊपर रख दी और मजदूर ने उसके ऊपर घी डाल दिया। सचिन, जल्दी से इसे जला दो। सचिन ने जल्दी से माचिस निकाली, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि माचिस की तीली में आग लग ही नहीं रही थी। तीनों ने बहुत मुश्किल से उस सूखी लकड़ी में आग लगाई। आग लगते ही वहां पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगी। जैसे जैसे आग तेज हो रही थी, वैसे वैसे चिल्लाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में हवा शांत हो गई और आग तेजी से जलने लगी। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया और अब टीना शायद जा चुकी थी। सचिन एक दिन वहीं रुका और दूसरे दिन उसने उस जगह से जली हुई राख अपने साथ ली और वहां से चला गया। घर जाने से पहले उसने उस राख को रात में गंगा जल में प्रवाहित कर दिया और अपने माता पिता के पास चला गया। सचिन उदास था, लेकिन अब उसे इस बात की खुशी थी कि टीना मुक्त हो गई है। सचिन के माता पिता ने उसके लिए जो लड़की ढूंढी थी, उसके साथ जल्दी ही सचिन की शादी होने वाली थी। उस लड़की ने सचिन की मां से कहा था कि वे लोग धूमधाम से शादी नहीं करेंगे। उन लोगों की शादी हो गई और सुहाग रात के वक्त सचिन कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वह लड़की, जिसका नाम मेघा था, वह चुपचाप घूंघट ओढ़े पलंग के ऊपर बैठी हुई थी। मेघा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कहते हुए उसने टीना के बारे में सब कुछ बता दिया। वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत सच्चाई के साथ करना चाहता था। मुझे इन सब से कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। सचिन को इस बात की खुशी थी कि उसे ऐसी पत्नी मिली है जो उसे अच्छे से समझती है। उसने मेघा को गले से लगा लिया। सचिन इस बात से खुश था कि उसे बहुत ही समझदार पत्नी मिली है, लेकिन मेघा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सचिन का इस बात पर ध्यान नहीं था, लेकिन दोनों की परछाई आईने में दिखाई दे रही थी, जहां पर मेघा की जगह टीना का चेहरा था। तांत्रिक ने यह बात साफ कही थी कि उन्हें टीना के शरीर को शादीशुदा महिला की तरह सजाकर फिर उसका अग्नि संस्कार करना था, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ सूखी लकड़ी डालकर वहां पर आग लगा दी थी। टीना की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। अब वह मेघा के शरीर पर कब्जा करके सचिन के साथ अपना जीवन शुरू करने वाली थी। दूसरी तरफ आधी रात का वक्त हो गया था और ईशानी अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे खिड़की पर किसी की दस्तक सुनाई दी। आवाज से ईशानी की आंख खुल गई। उसने खिड़की की तरफ देखा तो बाहर की हल्की रोशनी में उसे किसी का हाथ दिखाई दिया। वह हाथ भयानक दिखाई दे रहा था। उसके लंबे लंबे नाखून पेड़ की टहनियों की तरफ फैले हुए थे। ईशानी, मेरी बच्ची। ईशानी का कमरा दूसरी मंजिल पर था और खिड़की के बाहर खड़े रहने की कोई जगह नहीं थी। ईशानी का शरीर बर्फ की तरह जम गया और उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। जिस बला से बचने के लिए ईशानी की मां ने इतना कुछ किया था, आखिर वह ईशानी तक पहुंच गई थी। तांत्रिक अपनी बात अधूरी रखकर ही मर गया था। वह यही कह रहा था कि अगर टीना का शरीर वहां से चला गया तो उस चुड़ैल को यही लगेगा कि ईशानी उसे छोड़कर वापस आ गई है। टीना के वहां से चले जाने के बाद वह चुड़ैल ईशानी को लेने के लिए वापस आएगी। वह तांत्रिक यही बात रूपेश को बताना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही उसकी मौत हो गई थी।
कुछ रूहें अपना काम खत्म किए बिना वापस नहीं जाती। ये चुड़ैल ईशानी को वापस लेने के लिए आ गई थी और टीना सचिन के पास अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए लौट आई थी। तो दोस्तों, यही थी प्यार, बलि और अधूरी मुक्ति की ये डरावनी कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ रिश्ते मौत के बाद भी खत्म नहीं होते और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कीमत किसी न किसी को चुकानी ही पड़ती है। जहां एक तरफ टीना ने अपने अधूरे प्रेम को पाने के लिए नया जीवन शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ ईशानी पर मंडराता खतरा अभी भी बाकी है। और हाँ, अब सचिन के साथ क्या होने वाला है, यह जानने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।